जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा आईटी सेल है जो वर्तमान से ज्यादा इतिहास की बात करता है। आप बात करेंगे रोजगार क्यों नहीं है, वो कहेंगे कि नेहरू जी ने 370 क्यों लगाई थी। आप पूछेंगे कि देश में गरीबी बढ़ रही है, तो वो कहेंगे 1942 में फलाना क्यों हुआ था। तो दरअसल पहली बात तो ये कि दुनिया का इतिहास बताता है और आम नॉलेज भी हमको बताता है कि जो पीछे देखकर चलता है हमेशा उसका एक्सीडेंट होता है। जब ड्राइव करना होता है तो हमेशा हमें सामने देखना होता है। तो हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार पीछे देख के ड्राइव कर रही है और दिक्कत यह है कि उसका एक्सीडेंट हो तो हमें कोई संकट नहीं है, चूंकि वो देश चला रही है। तो देश का एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए हमें बार बार बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यह होती है कि इतिहास में बार बार कौन मुंह छुपाता है, जिसके पास अपना इतिहास नहीं होता है। एक बहुत साधारण सी मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए आप अच्छी खासी पढ़ाई करके आए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, तो कोई आपसे पूछेगा आपने कहां पढ़ा, तो आप बता देंगे कि फला कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, फला डिग्री ली। लेकिन अगर आपने बिना पढ़े लिखे जालसाजी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले ली है, तो फिर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। इतिहास के साथ भी यही चीज है कि जब आपके पास अपना कोई इतिहास नहीं होता है या आपके इतिहास में काला धब्बा होता है, तो जो रोशन चमकते हुए सितारे हैं आप बार बार उनके ऊपर कालिख लगाने की कोशिश करते हो। 370 पे बोलने को कहा गया मुझे, मैं 370 पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सबसे प्रिय विषय है गांधी और नेहरू, मैं 10 मिनट उस पर बात करने के बाद और फिर 370 पे आना पसंद करूंगा। अब आप देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं कि ये लोग सबसे बड़ी जो बात करते हैं वो गांधी, नेहरू, पटेल और सुभाष के बीच में तलवारें चलाने का काम करते हैं और कई बार हम उलझ जाते हैं। एक सीधा सा मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मान लीजिए यहां से आपको दिल्ली जाना है इस जगह से, तो 3 दोस्त बैठे हैं। एक दोस्त कहेगा बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे से फ्लाइट ले लेंगे। एक दोस्त कहेगा चलो पुणे चलते हैं, पुणे से फ्लाइट ले लेंगे। और तीसरा दोस्त हो सकता है कहे यार इतनी अच्छी गाड़ी है, ड्राइव करके चलते हैं। तीनों की मंजिल एक है, दिल्ली, इसलिए उनके बीच में मतभेद है रास्तों को लेकर। लेकिन अगर किसी को दिल्ली जाना ही नहीं है, अगर किसी को यहां से या तो जाना नहीं है या साउथ जाना है, तो उससे जो मतभेद होगा वो मतभेद नहीं होगा, वो मनभेद होगा। तो आप अगर देखते हैं सुभाष बाबू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, उनके सामने 2 सवाल थे। इस चीज को समझने से आधी बातें समझ में आ जाती हैं। पहला सवाल यह था कि देश आजाद कैसा होगा, और उतना ही बड़ा सवाल यह था कि देश आजाद होने के बाद कैसा देश होगा। यह सवाल था। अब जिन लोगों ने यह सपना देखा, यह ख्वाब देखा कि देश आजाद होने के बाद एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश होगा जहां सबको सारे अधिकार मिलेंगे, जहां सब मिलजुल के रहेंगे और हर व्यक्ति को एक नागरिक का सम्मान, 1 पर्सन 1 वोट की जब बात होती है, आप देखिए यूरोप में लंबी लड़ाई चली इस बात के लिए कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया जाए, गरीबों को वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में 1947 में आपको आजादी मिलती है, 48 में संविधान लागू होता है और आपको हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे किसी जेंडर का हो, चाहे उसके पास जमीन हो या ना हो, अधिकार दिया जाता है वोट देने का। इसका मतलब यह था कि उनका तसव्वुर यह था कि इस तरह का हिंदुस्तान बने जहां हर आदमी एक तरह का रह पाए। ये इसी को हम लोग कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। ये आइडिया ऑफ इंडिया की लंबी लड़ाई थी। इस आइडिया ऑफ इंडिया को 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक हिस्सा जो हिंदू मुस्लिम सबकी एकता चाहता था और दूसरा हिस्सा जो ये नहीं चाहता था। इसीलिए एक तरफ आपकी आती है कांग्रेस या फिर सरदार भगत सिंह या बाकी सारे लोग, जितने लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, एक नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं कर रहा था। चूंकि मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूं, तो मैं सबसे पहले लोकमान्य तिलक का नाम लूंगा। 1916 में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों शामिल होते। कांग्रेस को लीड गांधी तब नहीं कर रहे थे, लोकमान्य तिलक कर रहे थे। और लोकमान्य तिलक ने वहां पर मुस्लिम लीग से समझौता किया और ये लखनऊ पैक्ट कहते हैं उसको, ये पहला हिंदू मुस्लिम समझौता पॉलिटिकल लेवल पर भारत में था। जब वो समझौता कर रहे थे तो हिंदू महासभा के लोग कह रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं। तो लोकमान्य तिलक ने एक बात कही थी। तिलक ने कहा कि अगर हमारी लड़ाई अंग्रेजों से सीधी होगी
यानी एक तरफ हिंदू मुसलमान और सामने अंग्रेज, तब तो हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन अगर ये तिकोनी हो जाएगी, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू और एक तरफ अंग्रेज, तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। मजेदार बात यह है कि आज जो लोग लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं और कहते हैं हम उनकी परंपरा के हैं, वो लोकमान्य तिलक की ये छोटी सी बात भूल जाते हैं। इसके बाद आप ले लीजिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों क्या कर रहे थे मूलतः? दोनों बेसिकली आजादी की लड़ाई के बीच में इस तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे जिससे अंग्रेजों को फायदा पहुंचे। 1942 से बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। मैं अभी एक पैलेस्टाइन के एक्सपर्ट से बात कर रहा था, लंबी बात हुई है उनसे मेरी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां अहिंसा से आजादी मिली हो। तो मैंने कहा गांधी का एग्जाम्पल तो है। तो उन्होंने कहा गांधी किसी और मुल्क में पैदा हुए ही नहीं, किसी और मुल्क में पैदा हुए होते तो शायद वहां अहिंसा से आजादी मिल पाती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 1942 में जब गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया, तो उस समय केवल दो बड़ी पार्टियां ऐसी थी जो क्विट इंडिया के नारे का विरोध कर रही थी, एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ हिंदू महासभा। अब सोच के देखिए ये क्यों विरोध कर रहे थे। बाद में कम्युनिस्ट लोग भी विरोध में उतरे, क्यों उतरे वो सब आप लोग जानते हैं रशिया के शामिल होने के बाद, लेकिन ये लोग शुरू से विरोध कर रहे थे। जिस समय 1942 में पूरा हिंदुस्तान सड़क पर था, अगर कोई दो संगठन थे जिनका एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ था तो वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थे। और उसी समय सिंध में सरकार बनी, कांग्रेस की सारी सरकारें भंग कर दी गई, सिंध में मुस्लिम लीग को सरकार बनानी थी, तो समर्थन कौन देता? हिंदू महासभा ने समर्थन दिया। चलो समर्थन दे दिया, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आजकल कोई भी किसी को समर्थन दे देता है। लेकिन वहां सिंध की असेंबली में एक प्रस्ताव पास हुआ, जो ये लोग कहते हैं ना बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन है। सिंध की असेंबली में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पास हुआ। पाकिस्तान प्रपोजल सबसे पहले अगर किसी असेंबली में पास हुआ है तो वो सिंध की असेंबली है, और वहां रूलिंग पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको सहयोग कर रही थी हिंदू महासभा, और बाकी सब छोड़िए, ये लोग असेंबली छोड़ के बाहर भी नहीं निकले। विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, चुपचाप असेंबली में अपने सीट्स पे बैठे रहे जब भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हो रहा था। नंबर 1। नंबर 2, सावरकर और जिन्ना दोनों लोगों ने, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, हिंदू महासभा का रिप्रेजेंट करते हैं वो, दोनों लोगों ने यह प्रपोजल दिया था कि अंग्रेज यहां पर रहें, 2 डोमिनियन स्टेटस बन जाए, एक हिंदू डोमिनियन स्टेटस और एक मुस्लिम डोमिनियन स्टेटस। हिंदू महासभा को हिंदू डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए और मुस्लिम लीग को दे दिया जाए मुस्लिम डोमिनियन स्टेटस, यानी अंग्रेजों की सरपरस्ती में 2 हिंदुस्तान यहां पर रहें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया था, जो बंगाल में मंत्री थे और अंग्रेजों को यह सलाह दे रहे थे कि 1942 में कांग्रेसियों को किस तरह से बर्बाद किया जाए, दमन किया जाए, उनको भी मिनिस्टर बनाया। क्या थी निगाह? ये थी कि पहले की बातें सब खत्म हो गई, अब हम आजाद हो गए हैं, हम सब मिलजुल के चले। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने गांधी को मार दिया, और उसके बाद कश्मीर का मसला है कश्मीर लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठाना शुरू करते हैं, लगातार उठाते रहे, क्योंकि गांधी हत्या के बाद हिंदुस्तान में इनका कोई सुनने वाला नहीं रह गया था। पूरा कश्मीर का मसला क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करूंगा, पूरी पिक्चर आपके सामने मैं रख देता हूं। 15 अगस्त 1947 पर आप ले चलिए। 15 अगस्त 1947 के पहले हिंदुस्तान 2 तरह का था। एक हिंदुस्तान जिस पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे, और एक जहां राजे, रजवाड़े, सुल्तान, निजाम, ये सारे लोग होते थे। ये आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में कई सारे राजे रजवाड़े थे। ज्यादातर राजे रजवाड़े आजाद रहने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको समझा दिया गया था कि कागज पर आजाद रहने की आजादी आपको है, लेकिन इतने बड़े 2 मुल्कों के बीच में कहीं आप आजाद नहीं रह सकते। तो ज्यादातर रजवाड़ों ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तान से मिल जाएंगे या पाकिस्तान से मिल जाएंगे। उसमें जागरफी का भी मामला था, जो पाकिस्तान के नक्शे के अंदर आ रहे थे, उनको पाकिस्तान से कई बार ना चाहते हुए मिलना पड़ा। कई सारे ऐसे रजवाड़े थे जो मुस्लिम रजवाड़े थे लेकिन हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के भीतर पड़ रहे थे, इसलिए वो नहीं मिल पाए। कश्मीर की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जितना वो पाकिस्तान के नजदीक था उतना ही हिंदुस्तान के नजदीक था। आप उस तरफ चले जाइए रावलपिंडी आ जाएगा, इस तरफ चले जाइए जम्मू आ जाएगा। यानी वो एक ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में था जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में नहीं पड़ रहा था। नंबर 1। नंबर 2, उसके जो राजा थे महाराजा हरि सिंह,
वो ना हिंदुस्तान में मिलना चाह रहे थे ना पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। माउंटबेटन बाकायदा गए थे उनको मनाने के लिए कि भाई तय करो। और मैं आपको बताऊं कि माउंटबेटन ये कहने गए थे, बाद में निकल के आया कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, ठीक है, लेकिन हरि सिंह उनसे नहीं मिले। जो लोग हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ कहने गए, उनसे भी हरि सिंह नहीं मिले। हरि सिंह एक सपना देख रहे थे डोगरिस्तान का, और अब बाकायदा पेपर्स हैं मेरे पास, वो सारे पेपर मैंने लंदन से हासिल कर लिए हैं, मेरे पास हैं। बाकायदा डोगरिस्तान का उन्होंने नक्शा बनाया, जिसमें लेह लद्दाख होना था, जम्मू होना था, कश्मीर होना था और हिमाचल का थोड़ा एरिया होना था। उन्होंने कहा यह आजाद डोगरिस्तान बनेगा, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एक डोगरिस्तान। और आखिरी बात, जिस बात को बहुत कायदे से समझ लेना जरूरी है, कि हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई नहीं था जो कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए बेताब था। सरदार पटेल के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी किताब बेहद फेमस है, इस इंडियन स्टेट्स को कैसे मिलाया गया, उसमें बहुत डिटेल में बताते हैं। और उसमें एक जगह लिखते हैं कि हमारे पास पहले से इतना कुछ था कि कश्मीर के बारे में हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। यानी वो मान के चल रहे थे कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो वो पाकिस्तान में आज नहीं तो कल शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल का भी लिखा उपलब्ध है, और उस समय हिंदू महासभा सरदार पटेल के इस स्टैंड के साथ खड़ी थी। उसका यह मानना था कि कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, जम्मू को मिला लिया जाए और जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको पाकिस्तान में मिला दिया जाए। सबके रिकॉर्ड्स हैं, अब 10 साल पहले भले नहीं रहे होंगे, लेकिन 10 साल में हम लोगों ने जो रिसर्च किए हैं, सबके कागजात बाकायदा उपलब्ध हैं। मैंने अपनी किताब में भी दिया है, दसियों बार उसके वीडियो भी दिखाए। अब ये हालात, मैंने आपको ये मंजर बता दिया। कश्मीर के अंदर सिर्फ एक नेता था जो हिंदुस्तान से मिलने की बात करता था, और उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसकी वजह थी, उस वजह को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का स्टैंड यह था कि राजे रजवाड़ों के अंदर हम काम नहीं करेंगे, हम केवल जो डायरेक्ट रूल है उस पर काम करेंगे। नेहरू जी ने पहली बार स्टेट पीपुल्स कांग्रेस बनाई, और स्टेट पीपुल्स कांग्रेस खास तौर पे उन्हीं जगहों के लिए थी जहां राजे रजवाड़े थे। शेख अब्दुल्ला उस स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, लगातार नेहरू के साथ उनके संबंध रहते हैं, और शेख अब्दुल्ला की जिद थी कि कश्मीर जब आजाद हो तो पिछले 400 सालों से वहां जो जमीन का अधिकार है वो किसानों के पास नहीं है, किसानों को उनकी जमीन मिले। और जमीन की चकबंदी, अब आप लोग क्या कहते हैं यहां की भाषा में मैं नहीं जानता, अलग अलग टुकड़े जो लैंड के होते हैं वो एक साथ जो मिला दिए जाते हैं, कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो चकबंदी हो, यहां पर जमीन की सीमा बांधी जाए। और कांग्रेस के उसमें हमेशा से था कि किसानों के हित की नीतियां बनेंगी, जबकि पाकिस्तान में जमींदारों को, जो वहां के बड़े जमींदार पंजाब के थे, उनकी पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। तो शेख अब्दुल्ला 15 अगस्त 1947 को जेल में थे। ये मैं आपके सामने मंजर रख दिया। 15 अगस्त 1947 को जिस समय नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, 3 मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो पहली बात तो ये कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर एक आजाद मुल्क था। अब जिन्ना साहब जो हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, कहते थे कश्मीर मेरी शाहरग है, ऐसी रग है शाहरग जिसके बिना वो जी नहीं सकता, पाकिस्तान कभी सांस नहीं ले सकता। और कई सारे लोग ये कहते थे कि बांग्लादेश वाले इलाके से बेहतर होता कि हमको कश्मीर मिल जाता। तो पाकिस्तान की सेना ने वहां कबायलियों को भेजना शुरू किया। कबायली आ गए थे, पीछे से पूरा सपोर्ट मैंने अपनी किताब में दिया है कि पाकिस्तान का यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि केवल कबायली थे, आर्मी नहीं थी, आर्मी ने भेजा। सबसे पहले इस बात की खबर जवाहरलाल नेहरू को लगी, और जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को खत लिखा, और वो खत आराम से कोई भी पढ़ सकता है। नेहरू पटेल करिस्पॉन्डेंसेस में वो खत है जिसमें उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि नेहरू जी ने बाकी सारे स्टेट तो पटेल कर रहे थे, कश्मीर को अपने हाथ में रखा नहीं। वो डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सरदार पटेल को खत लिखते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है। अब सरदार पटेल भी क्या कर लेते,
आज अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा हो तो हम जाके वहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट हमसे सहायता नहीं मांगे नहीं कर सकते हैं ना। तो जम्मू कश्मीर आजाद मुल्क था जिसके ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था, राजा ने हमसे कोई सहायता मांगी नहीं थी, तो हम वहां पहले आर्मी नहीं भेज सकते थे। ना सरदार पटेल इसके लिए राजी थे, ना माउंटबेटन राजी थे, और नेहरू भी नहीं राजी थे। इसके बाद सेना पहुंच आई बिल्कुल बारामूला तक। जो लोग कश्मीर गए होंगे, नॉर्दर्न कश्मीर में बारामूला है, एकदम बारामूला तक सेना पहुंच आई और लाइट काट दी। तकदीर अच्छी थी कि 2 दिन बाद ईद थी, तो उन लोगों ने फैसला किया कि अब तो श्रीनगर हाथ में है, ईद मना लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और तब महाराजा को समझ में आया कि अगर 2 दिन और लेट हो गया तो श्रीनगर उनके हाथ में मिल जाएगा, हम लोग सारे लोग मारे जाएंगे। तब उन्होंने हिंदुस्तान से कहा मदद कीजिए। अब डिलेमा समझिए आप, एक आजाद मुल्क पे दूसरा आजाद मुल्क आक्रमण कर रहा है, आप कैसे मदद करेंगे? आप बिना किसी लीगल प्रोविजन के कैसे मदद करेंगे? तो नेहरू ने शर्त रखी कि पहले आप हमारे साथ विलय कीजिए, जब विलय हो जाएगा उसके बाद हम आपके पास सेना भेज सकेंगे, क्योंकि तब वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद भाग के गए, विलय हुआ 26 तारीख को, और उसी दिन रात को सेना पहुंची। एक और झूठ वो लोग बोलते हैं कि सेना भेजने में 1 दिन का लेट हुआ। 11 बजे दिन में विलय के कागज पर सिग्नेचर होते हैं और शाम को 5 बजे यहां से सेना निकल जाती है। शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाता है। जब वहां हमारी आर्मी पहुंचती है डकोटा प्लेन से, तो लाइट नहीं थी। 1000 के आसपास टार्च लेके शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस के लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। 1000 टार्च की रोशनी में हमारी सेना वहां पे उतरी थी और उसके बाद शुरू होती है लड़ाई। अब आप देखिए, जो लेटर ऑफ एक्सेशन बना था, सारे राज्यों के लिए बना था, उसमें बहुत साफ लिखा था कि हम सिर्फ 3 मामलात ऐसे होंगे जिसमें हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे। एक विदेशी मामला, एक करेंसी का मामला और एक डाक और टेलीफोन का मामला। बाकी के साथ यह हुआ कि 15 अगस्त तक आते आते उन्होंने पूरे के पूरे संविधान को स्वीकार कर लिया। यहां तो काम ही शुरू हुआ 26 अक्टूबर से, और शुरू हुआ लड़ाई के बीच में, तो कागज साइन हो गए, लड़ाई चलती रही। अब आप कहते हैं कि नेहरू जी ने लड़ाई रुकवा दी, अदरवाइज हम पूरा पाकिस्तान जीत सकते थे। देखिए, सबको अपने लड़के पे बड़ा गर्व होता है और सबको अपनी आर्मी पे बहुत गर्व होता है, लेकिन सोच के देखिए, दिसंबर में कश्मीर, आप लोगों में से जो लोग गए होंगे, मैं तो महीनों महीनों वहां चिल्ला कला में रहा हूं, मतलब हालत यह होती है कि अगर रात को आधे घंटे लाइट चली जाए तो जान निकल जाती है अगर हीटर बंद हो जाए तो। दिसंबर में हमारी सेना वहां लड़ रही थी और सेना के ज्यादातर लोग ऐसी जगहों के थे जो ठंडे इलाके नहीं थे, वहां लड़ने के लिए इक्विप नहीं थी। दिसंबर में युद्धबंदी हुई है, वहां युद्ध रुका है। नवंबर में सरदार पटेल का फिर एक लेटर है जिसमें सरदार पटेल, वो मैंने ट्विटर पे कई बार लगाया है लेटर, सरदार पटेल लिखते हैं कि अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा और जीत की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। ये सरदार पटेल लिखते हैं, नेहरू नहीं लिखते हैं। इसीलिए दिसंबर में अपना मैक्सिमम इलाका हम जीत चुके थे। कश्मीर की पूरी वैली जीत चुके थे, जम्मू खाली करा लिया था, जम्मू के आसपास का पुंछ का आधा से अधिक इलाका हमने खाली करा लिया था, कारगिल पे हमारा कब्जा हो गया था, ये सारे इलाके हो गए थे। तो ये हुआ कि युद्ध विराम किया जाए। अब एक सवाल होता है कि नेहरू जी यूएन में क्यों चले गए? कोई मुझे बताए, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो जाए, जमीन की लड़ाई हो जाए, तो आप कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। दुनिया का कोर्ट कौन है? यूएन है। फलस्तीन इजराइल में लड़ाई चल रही है तो साउथ अफ्रीका कहां गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही गया ना। तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, देखिए सपना देखना बड़ा आसान है कि हम अपनी सेना से कहते वो पूरी पाकिस्तान को कब्जा कर लेता। 10 साल से हैं आप शासन में ना, एक बित्ता जमीन कहीं की कब्जा करके दिखा देते। अगर आपको इतना ज्यादा अहंकार है तो कहीं की, बांग्लादेश की, भूटान की, नेपाल की, कहीं की, नेपाल तक ने तो हमारी जमीन कब्जा करके रखी हुई है, आपकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। मालदीव जैसा देश जो मेरी सोसाइटी से थोड़ा सा बड़ा है, दिल्ली में जिस इलाके में मैं रहता हूं, मेरी कॉलोनी से थोड़ा सा बड़ा उसका इलाका है और पॉपुलेशन दिल्ली की आधी भी नहीं है, वो आपसे कहता है कि 64 लोग जो आपकी आर्मी के हैं उसको आप हटा लीजिए, और आप वो खबर अपने अखबार में नहीं छपने देते हैं और चुपचाप मान लेते हैं कि हम हटा देंगे। लक्षद्वीप में जाके नाटक कराते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बहिष्कार होता है लक्षद्वीप का, वहां का क्या कहते हैं, मालदीव का, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना ज्यादा टूरिस्ट वहां पे भेज रहा है। और अब कंडीशन ये है कि श्रीलंका को आपने बड़ी मुश्किल से रोका था कि हम स्पाई सेंटर चाइना का अपने यहां मत बनने दो, मालदीव ने चाइना को जमीन दे दी अपना स्पाई सेंटर बनाने के लिए।
तो मालदीव जैसी छोटी सी कंट्री, जहां राजीव गांधी ने 24 घंटे के अंदर आर्मी भेजकर मालदीव को बचा लिया था, और मालदीव ऐसा एहसान मानता था कि वहां का राष्ट्रपति जब चुना जाता था तो सबसे पहले दिल्ली आता था, दिल्ली में सलामी पेश करने के बाद वो दुनिया के किसी मुल्क में जाता था, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। संसद में चिल्लाते हैं पीओके ले लेंगे, ले लो यार, बेहद खूबसूरत जगह है पीओके, मैं तो घूमना चाहता हूं, ले लो कम से कम। आप अपने 10 साल में तो आपने एक बित्ता जमीन भी कहीं नहीं ली, और आप 1947-48 में जब हमारा मुल्क नया नया आजाद हुआ था, जब ना हमारे पास पैसे थे ना मॉडर्न हथियार थे, मैं आपको बता रहा हूं कि सेना का जो पहला विमान पहुंचा था वो डकोटा विमान था जिसमें यात्री चलते थे। आर्मी के पास अपने एरोप्लेन्स तक नहीं थे। उस समय आप उम्मीद करते हैं कि दिसंबर की ठंड में पूरा पाकिस्तान आप कब्जा कर लेते। बातें करना बहुत आसान होता है, आर्मी पे हम सबको गुरूर है, हम में से किसी के घर का बच्चा अगर आर्मी में होता है तो हम गुरूर से भर जाते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि बच्चा ही है। और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं है कि वहां भी बच्चे ही होंगे, लड़ाई होगी जब तो इधर से भी मारे जाएंगे उधर से भी मारे जाएंगे। तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया जाए और यूएन में मामला जाए। अब यूएन से भारत को नुकसान क्या हुआ? भारत जनमत संग्रह के लिए तैयार था वहां पर। अब जनमत संग्रह की बात क्यों आई? क्योंकि ये पॉलिसी बनी थी कि जहां राजा का धर्म और प्रजा का धर्म अलग अलग होगा जनता का, वहां जनमत संग्रह होगा। और जनमत संग्रह का पहला फायदा जूनागढ़ में मिला था, आपके बगल में है। जूनागढ़ में तो के दादाजी उस जमाने में दीवान हुआ करते थे और वो पाकिस्तान से मिलने के लिए बेताब थे। पटेल और नेहरू ने मिलकर पहले शिकंजा कसा और उसके बाद बाकायदा वहां पर रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में 92 वोट मिले पाकिस्तान को, बाकी सारे के सारे वोट हिंदुस्तान को मिले। यूएन में दिखाया कि देखिए ये रेफरेंडम हमारे साथ है और जूनागढ़ हमारा हिस्सा बना। तो कश्मीर में भी रेफरेंडम के लिए नेहरू तैयार थे। पाकिस्तान शुरुआती दौर में तैयार नहीं था, क्योंकि जानता था कि शेख अब्दुल्ला जिधर खड़ा हो जाएगा कश्मीर की जनता उधर ही जाके खड़ी हो जाएगी और हम रेफरेंडम में हार जाएंगे। मैंने सारे रिकॉर्ड दिए हैं कि पाकिस्तान कैसे बार बार पीछे हटता रहा। आप नेहरू की मोहब्बत देखिए अपने मुल्क से, कि जो शेख अब्दुल्ला उनको दिल से ज्यादा पसंद थे, जो उनके घर पे आके रुकते थे और सारा कुछ था, जिस दिन उन्होंने शक हुआ, और मैं आज पब्लिकली कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि वो गलत शक था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस दिन शक हुआ कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने में भी 1 मिनट नहीं रुके। वो जब उनको भरोसा हो गया कि नहीं मेरी गलती थी, उनको रिहा किया। तो अगर नेहरू नहीं होते तो कश्मीर प्रॉब्लम नहीं होती, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर नेहरू नहीं होते तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहता, तब तो आप बिल्कुल नेहरू की मुखालिफत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेहरू की गलती थी, तो आप गलतियां सुधार दीजिए। अब 370 पे एक बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं, लेकिन उल्टा चलना कई बार मुझे पसंद है। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जो 370 हटने के पहले कश्मीर गए होंगे और उसके बाद भी कश्मीर गए होंगे। मैं तो कम से कम 7 या 8 बार 370 हटने के पहले जा चुका हूं और उसके बाद लगातार जाता ही रहता हूं। क्या फर्क आया है कश्मीर में? कोई मुझे बता दे क्या फर्क आया है? एक चीज जरूर हुई है, एयर टिकट बहुत महंगे हो गए हैं। पहले हम लोग 5-7 हजार रुपए का टिकट मिल जाता था, अब दिल्ली से 15,000 से कम का टिकट नहीं मिलता है। बाकी आर्मी आपकी वैसी की वैसी है, AFSPA वैसे के वैसे लगा हुआ है, आतंकवादी घटनाएं वैसे के वैसे हो रही है, एक इंडस्ट्री नहीं बनी, एक कश्मीरी पंडित लौट कर नहीं गया। 10 साल हो गए इनके शासन के, कश्मीरी पंडित चिल्लाते रहते हैं। सैकड़ों कश्मीरी पंडित जो वहां नौकरी कर रहे थे वो वापस लौट के जम्मू आ गए, क्योंकि पंडितों के ऊपर पहली बार टारगेटेड हमला शुरू हुआ इनके राज में। एक कश्मीरी पंडित नहीं है जिसको ये वापस लौटा पाए। एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया और बांट के अब क्या हो रहा है, लेह में अलग प्रदर्शन हो रहा है कि तुमने हमको धोखा दिया। आप जानते हैं कि लेह की जो लोकल इकाई का इलेक्शन हुआ था म्युनिसिपैलिटी का, उसमें कांग्रेस ने जीता था, जबकि पिछली बार MP भी इनका था, सब कुछ इनका था, लेकिन उन्हीं लोगों ने। और जब म्युनिसिपैलिटी में लेह की कह रहा हूं तो अपने यहां का आमदार समझिए उसको कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए, क्योंकि बहुत जरा सा इलाका है। जितने वोटों से MP चुने जाते हैं उससे थोड़े ही से कम वोटों से वो चुने जाते हैं, तो उसको MLA आप समझिए। वहां यह हारे, लगातार जुलूस निकल रहा है। जम्मू में लगातार जुलूस निकल रहे हैं। कश्मीर में इलेक्शन कराने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इतना प्रचंड बहुमत इनके पास है कि पिछले 19 से लेके 24 आ गया, लेकिन इनकी इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पता नहीं इलेक्शन करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। मिला क्या आपको? पहला सवाल ये।
बाकी जो पूरे हिंदुस्तान में लोग पागल हो गए, 370 हट गया, उनसे अब मेरा सवाल है, आपको क्या मिला? जाके जरा जमीन खरीद लीजिए। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप जमीन क्यों खरीदेंगे? जमीन कहां कोई खरीदता है? या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है या रहने के लिए खरीदता है, और वो घर के आसपास ही खरीदता है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत किसी की है? अभी तक तो अडानी की भी नहीं पड़ी, बाकियों की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप हालात सामान्य नहीं करेंगे वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ नया, कोई कश्मीरी पंडित जाके नहीं बसा, आपके हालात में कोई फर्क नहीं आया। कश्मीरियों के अंदर जो गुस्सा पल रहा है वो कब कैसे निकलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो पहली बात तो मिला नहीं। अब दूसरी बात, 370 था क्या? रेफरेंडम नहीं हो पा रहा था और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका था। तो कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जो लीगली जरूरी था, वही समझौता 370 था। बाकी स्टेट से अलग वो इसलिए था क्योंकि बाकी स्टेट 15 अगस्त के पहले आपके संविधान के साथ पूरी तरह से मिल चुके थे। कश्मीर में राजा ने अपनी जिद के चलते 4-6 महीने चीजों को लेट कर दिया था और जंग के हालात चले आ गए थे, आप यूएन में चले गए थे, इसलिए आपको 370 बनाना पड़ा। और 370 की पहली धारा क्या है जिसको कोई नहीं हटा सकता? जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य हिस्सा है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जिस कानून में पहली धारा हो कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है, वो जोड़ने वाला कानून है कि तोड़ने वाला कानून है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसके बाद मैं बताऊं, मनमोहन सिंह के जमाने में दिलीप पड़गांवकर के साथ 2 और लोगों को भेजा गया था कश्मीर इंटरलोक्यूटर्स को। उनकी रिपोर्ट आप चाहेंगे तो आपको गूगल करेंगे, आराम से मिल जाएगी। उसमें उन्होंने 2000 के शुरुआती दौर में लिखा है कि अब जम्मू और कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा कानून है जो बाकी हिंदुस्तान से अलग है। यानी धीरे धीरे 370 में सुधार करके हम उसको वहां ले आए थे कि भारत के कानून के साथ सारा कुछ वो मिल गया था। सीएजी का पावर वहां चला गया था, वहां के हाईकोर्ट का जज दिल्ली से तय होता था, सारी चीजें हो गई थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। जो लोग हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर में उठाते थे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या बाकी सारे लोग हो, जितनी भी पार्टियां आप देख सकते हैं जो भारत का झंडा उठाती थी, उनके पास एक मुद्दा था। वो कहते थे कि देखो, कश्मीर के लिए हम एक स्पेशल स्टेटस लेके आए हैं और हिंदुस्तान ने हमको एक स्पेशल स्टेटस दिया है, इसलिए हिंदुस्तान से नाराजगी की वजहें कम होती थी। आपने वो छीन लिया और जो लोग हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाते थे वो आज फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को गाली देते हैं कि तुमने इतने साल हिंदुस्तान का झंडा उठाया, बदले में क्या मिला? तुम लोगों को कैद करके हिंदुस्तान ने 370 हटा दिया। ये मिला है आपको पूरे देश में। अभी कल ही रिपोर्ट आई है और डिटेल रिपोर्ट आई है, हालांकि सबको पता था पुलवामा हमले को लेकर जो सारी रिपोर्ट आई है। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और अपने 2 जहाज और 6 सैनिकों को आपने खत्म करवा दिया। 2 जहाज आपके खत्म हुए, 6 सैनिक मारे गए और 1 सैनिक आपका 60 घंटे तक पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में रहा। और जो पाकिस्तान के अंदर घुस के आपने मारा था, उससे हिंदुस्तान को मिला क्या? सारी दुनिया ने यह कहा, बीबीसी से लेकर हर जगह पे आया कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ पेड़ गिरे हैं वगैरह वगैरह। चलो मान लेते हैं वहां नुकसान हुआ भी, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? हमको 1 इंच जमीन मिली? किसी मुद्दे पर पाकिस्तान हमसे डर रहा है या हमारे सामने पाकिस्तान ने कोई बहुत दोस्ताना हाथ बढ़ाया? आप तो पहुंच गए थे शाल लेकर, आप तो बाकायदा पहुंच गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे पर बिना बुलाए। पड़ोसी के बर्थडे पे कोई बिना बुलाए नहीं जाता है, लेकिन आप नवाज शरीफ के यहां पहुंच गए, उनकी माताजी के लिए शाल लेके गए। शुरुआत यहां से की और अंत यहां से कर रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हमें वोट दो, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी वोट किस बात पे मांगती? आप कश्मीर की इतनी सारी बातें करते हैं, चलो कश्मीरी मुसलमानों को मैं छोड़ देता हूं। कश्मीरी पंडितों का कुछ तो भला किया होता। नेहरू तो 1964 में मर गए, अब दोबारा नहीं आने वाले। इंदिरा जी भी 84 में गई, अब नहीं आने वाली। आपका तो राज है ना, आप हो 10 साल से शासन है आपका। वो ये लोग क्या कहते हैं, 2 इंजन। कश्मीर में तो 3 इंजन की गाड़ी है आपके पास। राज्य आपका, राज्यपाल है वहां पर, आपकी आर्मी है और आप हो। इन 3 इंजनों ने मिलकर अगर एक कश्मीरी पंडित को ये लोग 3 इंजन मिलकर वापस नहीं ला पाए तो इस सारे हल्ले का क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि 2014 तक कांग्रेस के शासन में 17-18 कश्मीरी पंडितों की मेरे पास डिटेल है जो लौटकर वहां गए थे। और कुछ बातें जो लोग डिबेट में जाते हैं वो लोग जरूर नोट करना इस बात को।
कश्मीरी पंडितों के लिए जो घर बने वो मनमोहन सिंह के सरकार में बने। मनमोहन सिंह ने वहां पर प्रधानमंत्री जो योजना लाई थी उसमें उनके लिए घरों का प्राविजन किया था और नौकरियों का प्राविजन किया था। इसलिए क्या हुआ था कि जम्मू में रह रहे बहुत सारे लोगों को कश्मीर में बाकायदा नौकरी दी गई थी। प्लान यह था कि वो जाके पहले रहेंगे, 2-3 साल नौकरी करेंगे और फिर धीरे धीरे वहां के समाज में घुल मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। कम से कम 3 परिवारों को मैं जानता हूं जो जम्मू से गए, पहले कॉलोनीज में रहे और उसके बाद अपने पुराने गांवों में लौट गए और शांति से रह रहे हैं। तो घर बनवाए, पेंशन दिया, उनको राशन की सुविधा दी, ये सारा कुछ किया कांग्रेस के गवर्नमेंट में। और 2 BHK बाकायदा दिया था। इनके टाइम में जो घर बना, जो अभी पूरा भी ढंग से नहीं हुआ है, वो 1 BHK है। कुछ वैसा ही घर है जो अडानी बना के देगा आपके धारावी में, कुछ उस टाइप के ही घर दे रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं ले जा पाए। और जितने कश्मीरी पंडितों की हत्या इनके समय में हुई है, उतनी तो 2004 से 14 के बीच में उसका 10% भी नहीं हुआ है। एक कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया था। तो आप नीति का, किसी भी नीति का फैसला तो इस बात से होगा कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। आपने बहुत अच्छी योजना बनाई, कागज पे बहुत अच्छी लग रही है, संसद में आप बहुत चिल्लाए, लेकिन जमीन पर अगर वो काम नहीं कर रही है तो योजना बेकार है। तो कश्मीर की जो आज की हकीकत है कि आप चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, आतंकवाद आप रोक नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस ले नहीं जा पा रहे हैं, और दरअसल आप पॉलिसी पैरालिसिस कहते रहे हैं। कश्मीर में आप पॉलिसी पैरालिसिस के इतने बड़े शिकार हैं कि अडानी भी अभी तक वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जो शायद चांद पे भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए, लेकिन अभी तक कश्मीर में अडानी ने भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। झूठ बोलना आसान काम होता है, सच बोलना मुश्किल काम होता है, क्योंकि सच को हमेशा तर्क देना पड़ता है, सच को हमेशा किसी सहारे बोलना होता है। जब हम किताब लिखते हैं तो हमें घंटों लाइब्रेरी खंगालनी पड़ती है, जब कोई व्हाट्सएप लिखता है तो उसके दिमाग में जो आता है वो लिखता चला जाता है। लेकिन सच हमेशा ज्यादा कॉन्फिडेंस से आता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता अगर सबसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है तो उसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ नहीं बोलता है, लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो कभी गौर से पाँच करके उसका चेहरा आप देखिएगा। चाहे वो सुप्रिया से बहस कर रहा हो, चाहे कभी किसी और से बहस कर रहा हो, आप उसका चेहरा देखिएगा। इसलिए आप जब भी इन लोगों से किसी बहस में उतरते हैं तो पहली बात कि इनके कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मत डरिए, वो झूठ का कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस एक एक्टिंग है, जैसे हमारे पीएम साहब ने एक्टिंग बाकायदा सीखी। ये सब जानते हैं कि उन्होंने बाकायदा भाषण देना और बाकी सारा कुछ सीखा जिसको वो फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे ही उनके प्रवक्ता, उनके लोग एक एक्टिंग सीखते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की, नंबर 1। दूसरा, जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इस देश में अगर राष्ट्रवाद कोई पार्टी लेकर आई थी और किसी पार्टी को 1947 तक दुनिया राष्ट्रवादी कहती थी तो वो इकलौती कांग्रेस पार्टी थी। इनको कभी राष्ट्रवाद नहीं कहा गया है। इनका नस्लवाद है, धार्मिक राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र को तोड़ने वाला है। और आखिरी बात मैं ये कह के यहां से जा रहा हूं कि चाहे वो कश्मीर का मसला जब उठाएं, आप मणिपुर का मसला उठा दीजिए। आप ये पूछिए कि कश्मीर का तो जो हुआ सो हुआ, हो चुका, ज्यादातर चीजें हो चुकी। कश्मीर में लोग सेटिल हैं, जैसे रहना है वो अपने दर्द के साथ रहते हैं। मणिपुर तो हंसती खेलती जगह थी। मणिपुर में तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस का राज हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का राज हो, कभी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी गई। ऐसा क्या हुआ कि आप सत्ता में आते हैं और 4 महीने मणिपुर लगातार जलता रहता है, आपकी हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की, उसका नाम लेने के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया आपके पास है, मीडिया उसका नाम नहीं लेगी। आपने क्या संभाला है? कौन सा प्रदेश है जहां आपने अमन चैन स्थापित किया है? किसान हरियाणा में है, अभी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान है, और जाम दिल्ली में लगा हुआ है। उसके लिए किसान जिम्मेदार है। आप एक कमेटी बनाते हैं किसानों के लिए, 2 साल तक वो कमेटी कुछ बोलती ही नहीं है, खामोश बैठी रहती है। उसके बाद जब किसान आने की बात करते हैं तो आप डंडा चलाना शुरू कर देते हैं। छात्र आने की बात करें, आप डंडा चलाना शुरू कर देते हैं और आरोप नेहरू पे लगाएंगे, जो उस दौर में हिंदुस्तान को बना रहे थे, जिस दौर में वाकई हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था, न पैसे थे, न ताकत थी, न कुछ था। और वहां से 64 तक वो लेकर आते हैं जहां हिंदुस्तान एक विकासशील देश बन चुका है। ये मोटी मोटी बातें हैं, आप लोगों के बीच में था तो बहुत सारी चीजें निकल गई मुंह से, बहुत सारी चीजें मन किया शेयर कर लूं। लड़ाई तो आप लोग ही लड़ रहे हैं, हम लोग तो घर में बैठ के ईंधन तैयार करने का काम कर सकते हैं। तो जैसा मैं हर जगह कहता हूं कि गांधी और नेहरू के सिपाहियों को मेरा सलाम, आप लोग लड़ते रहिए। हम लोग को जैसे लोगों से जो कुछ हो सकेगा लगातार करेंगे। बहुत शुक्रिया।